Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the day 16 class of the mission HTIT. Hope your preparations are going good, isn't it? Okay. So in this class we are going to cover previous year questions as well as number of multiple choice type questions related to C. So let's get started. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है HTET 2020 में। इन सी प्रोग्राम अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, अ नंबर, अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर या अ नंबर एंड अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर. And the correct option for this question is fourth one, that is a number and special symbol other than underscore. We cannot start a variable name with these things. In C program, what is the right syntax to access value of structure variable book with members, price and page? तो जब भी हमारा स्ट्रक्चर्स होता है और स्ट्रक्चर के नेम के साथ हमें मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो हम किस तरह से करते हैं? स्ट्रक्चर का नेम डॉट जो भी आपके मेंबर्स नेम्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर नेम डॉट मेंबर नेम. तो यहाँ पे हमारे किस तरह से एक्सेस हो जाएगा? बुक डॉट प्राइस एंड बुक डॉट पेज, बुक डॉट प्राइस एंड बुक डॉट पेज. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनती है आपकी वो कौन सी बनती है? फर्स्ट. नेक्स्ट में प्राइस डॉट बुक, पेज डॉट बुक, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से भी नहीं होगा और इस तरह से भी नहीं होगा. अगर कोई पॉइंटर है, सपोज पॉइंटर है कोई PTR जिसमें बुक का एड्रेस है, तो हम किस तरह से करते हैं? PTR एंड देन एरो आफ्टर दैट प्राइस एंड PTR, इस तरह से. फिर आपके पास सेकंड मेंबर क्या है? पेज. ये हो जाएगा, ठीक है. तो उस केस में अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि पॉइंटर है और उसमें कैसे एक्सेस करेंगे हम मेंबर्स को, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पॉइंटर नेम एंड देन मेंबर नेम यूजिंग दिस एरो. हु इज नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में. 2020 में 3 क्वेश्चंस आए हुए थे सी लैंग्वेज से, ठीक है. तो फादर पूछा हुआ था सी लैंग्वेज का. बजाने स्ट्राउस्ट्रप, डेनिस रिची, जेम्स ए गॉसलिंग और डॉक्टर EF कॉर्ड में से कौन से हैं? डेनिस रिची. बजाने स्ट्राउस्ट्रप आपके किसके हैं? C++ के. जेम्स ए गॉसलिंग जावा के हैं और ये किसके हैं? रिलेशनल DBMS के. नेक्स्ट है हमारे पास 2017 के क्वेश्चंस. 2017 में 4 क्वेश्चंस आए थे HTET के एग्जाम में और 2020 में हमने देखा 3 क्वेश्चंस आए थे. 2018 और 19 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था सी लैंग्वेज से, ठीक है, 0 क्वेश्चंस थे. तो देख लेते हैं 2017 के क्वेश्चंस. इन कंटेक्स्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट argv? तो argv और argc हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं? मेन फंक्शन के, ठीक है. तो यहाँ पे आपका argv के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है. It is an array of character pointers. It is pointer to an array of character pointers. It is an array of characters and it is a simple integer variable. तो जो ये यहाँ पे होता है इसमें तो आपका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ये आपका क्या होता है? एरे होता है कैरेक्टर पॉइंटर्स का, ठीक है. तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स. नेक्स्ट वी हैव इन सी प्रोग्रामिंग बॉडी ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ. तो जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें उसकी बॉडी में कौन सी स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है? तो केस लेबल्ड स्टेटमेंट, डिफॉल्ट लेबल्ड स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट एंड अ लूप. तो उसमें केस लेबल्ड स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट इज डिटर्मिन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट. यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है ऐड फंक्शन जिसमें हम दो वैल्यूज़ को ऐड करके रिटर्न करा रहे हैं. मेन से हम 2 वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं उस फंक्शन के पास, ठीक है. तो यहाँ पे एक वेरिएबल C में हम ऐड करा के रिटर्न करा रहे हैं वैल्यूज़ को. 10 और 20 यहाँ से पास की जा रही हैं. देखिए 10 और 20 पास कर रहे हैं किन्हें? A और B को. तो 10 किस में चला जाएगा? A में और 20 किस में चला जाएगा? B में. जो B में ऑलरेडी वैल्यू है उससे वो ओवरराइट कर देगा. तो A और B में जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 और 20 हो जाएगी. कॉल बाय वैल्यू के केस में वो वैल्यू क्या होगी? ओवरराइट हो जाएगी. और रिटर्न क्या करेगा? वो 30, ठीक है. तो रिटर्न वो 22 नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा? 30. Next, in C programming, pointer arithmetic cannot be performed on which of the following?
ठीक है, तो हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है। जिस तरह से हम सिंपल वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक यूज़ करते हैं, जैसे एक्स प्लस प्लस किया, तो इसी तरह से अगर एक पॉइंटर वेरिएबल है तो उसमें भी हम यूनरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, पीटीआर प्लस प्लस या माइनस माइनस कर सकते हैं या नहीं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा अगर आपको याद हो। ठीक है, इसी तरह से हम PTR1 प्लस PTR2 कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो क्या ये पॉइंटर अरिथमेटिक हम हर तरह के पॉइंटर के ऊपर कर सकते हैं, ये हमें देखना है, और इनमें से किसके ऊपर नहीं कर सकते ये हमें आंसर करना है। ठीक है, तो वॉइड पॉइंटर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि वॉइड पॉइंटर क्या होता है, किसी भी तरह का पॉइंटर नहीं है। ठीक है, अगर हम इंटीजर पॉइंटर की बात करें तो इंट स्टार PTR है, तो हमें पता है, ठीक है, कंपाइलर को पता है कि अगर PTR प्लस प्लस होता है तो वो कितना उसे आगे जाना है, कितना मूव करना है। इंटीजर अगर है वो वैल्यू कितनी ले रहा है, 2 बाइट्स ले रहा है। इसी तरह से अगर हमने पॉइंटर को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है तो उसे पता है कि फ्लोट कितने ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है सपोज। ठीक है, तो 4 बाइट्स के बाद उसे क्या करना है, फिर 4 बाइट्स लिए एक फ्लोट टाइप वेरिएबल लें, सपोज फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल है एक्स, तो PTR जो है उसमें किसका एड्रेस सेव है, इस फ्लोट पॉइंट वेरिएबल का। ठीक है, एक्स का एड्रेस कहाँ स्टोर है, PTR में। अगर हम PTR करते हैं तो यहाँ पे 4 बाइट्स किसको मिली हुई हैं, एक्स को मिली हुई है। तो सपोज ये एड्रेस जो है इसका ये क्या है, 400 से लेके 403 तक है जो एड्रेस मिला हुआ है एक्स को। ठीक है, तो अब जब हमने PTR प्लस प्लस करेंगे तो वो 404 शो करेगा अगर इस टाइप का होगा। ठीक है, फ्लोट टाइप का। अगर इसी तरह से इन टाइप का होगा तो हम प्लस प्लस करते हैं तो वो जो भी टाइप का पॉइंटर है उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग उसमें +1 करता है। ये नहीं कि अगर 3 है तो वो 4 हो जाएगा, नो। पॉइंटर वेरिएबल में हमेशा एडिशन जो होगा उसके टाइप के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर प्लस प्लस लिखा है तो +2 कर रहा है, 1 कर रहा है, कैरेक्टर के केस में 4 करेगा, फ्लोट के केस में। ठीक है, तो जब हमने वॉइड अगर डिक्लेयर कर दिया तो उस तरह के पॉइंटर का हमें पता ही नहीं है कि कितना वैल्यूज़ में इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, या हम एडिशन कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक जो है वो हम वॉइड पॉइंटर पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं MCQs। ठीक है, ये आपके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2016 से 2020 तक आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव MCQ which says literal means a string constant, a character or an alphabet. And the correct answer for this is string constant. तो जो भी constants होते हैं हमारे प्रोग्राम में उन्हें हम literals बोलते हैं, चाहे वो integer constant हो तो वो इंटीजर लिटरल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, जो भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप उसे ही चूज करेंगे, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग ही कांस्टेंट होते हैं लिटरल्स, इंटीजर होता तो भी होते, फ्लोट होता तब भी होते। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन। कास्टिंग रेफर्स टू इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, coercion refers to implicit type conversion, casting means coercion refers to explicit type conversion। तो जो हमारा कास्टिंग होता है वो हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं होता है, एक्सप्लिसिटली, जिसे हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करा रहे होते हैं हम, वो क्या होता है आपका कास्टिंग। कोर्जन जो होता है वो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो ऑटोमेटिकली जो होता है वो कौन सा होता है, कोर्जन। ठीक है, तो कास्टिंग और कोर्जन एक ही बात नहीं है, और कोर्जन एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट में से देखिए कोई एक ही होगा, और जो करेक्ट है वो क्या है, कास्टिंग रेफर्स टू इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। द डैश ऑपरेटर इज अ टेक्निक टू फोर्सफुली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू द अदर। सो कास्टिंग, कन्वर्जन, टाइप या यूनरी। सो आउट ऑफ दीज द करेक्ट आंसर इज कास्ट, क्योंकि कास्ट ऑपरेटर यहाँ पे हमने देखा कोर्जन जो है ऑपरेटर वो किस तरह का है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। अगर ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है तो कास्टिंग आपका यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है। तो एक्सप्लिसिट मीन्स हम फोर्सफुली करा रहे हैं कन्वर्ट, सो इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कास्ट। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन सी। Keywords can be used as variable names. Variable names can contain a digit. Variable names do not contain a blank space. Capital letters can be used in variable names. ठीक है, तो हम लास्ट जो 3 ऑप्शंस हैं हमारी वो हो सकती हैं। वेरिएबल नेम्स में डिजिट हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता, और कैपिटल नेम्स लेटर्स हो सकते हैं।
So the correct option is A, that is keywords cannot be used as variable names. नेक्स्ट printf %d printf tim। तो देखिए इसका आउटपुट किस तरह से आएगा, सबसे पहले तो ये समझेंगे। अगर आपका printf के अंदर printf है, नेस्टेड हमने printf स्टेटमेंट्स यूज़ की हुई हैं, तो फर्स्ट जो हम राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट जब इसका एग्जीक्यूशन रहेगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, टिम। अभी सबसे पहले प्रिंट होगा टिम, उसके बाद जो ये printf है %d, ये आपको क्या नंबर प्रिंट करके देगा, जितने इसने नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रिंट किए हैं उतना ये आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये कितना कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स है 3, तो ये printf स्टेटमेंट आपको क्या रिटर्न करेगी, 3। सो द आउटपुट विल बी tim 3। सो द आउटपुट विल बी tim 3 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट tim 3। सिंटेक्स एरर नहीं आएगा इस केस में, ना ही गार्बेज होगा और ना ही सिर्फ टिम होगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। दैट विल नॉट बी द केस। printf में आप printf यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास क्या है, 3 printf स्टेटमेंट्स हैं। देखिए x की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज की हुई है 1987। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट printf के पास। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1987। प्रिंट इसी सीक्वेंस में होगा, प्रिंट इस तरह से होगा, प्रिंट ये नहीं कि इसके बाद वाला प्रिंट इसके आगे प्रिंट करेगा, नो, प्रिंट इसके बाद ही होगा। सबसे पहले ये प्रिंट हो गया आपका स्क्रीन पर, उसके बाद %d। अब इसने देखिए कितने नंबर ऑफ लेटर्स रिटर्न किए हैं, कितने डिजिट्स हैं, 4। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4। उसके बाद क्या लिखा आएगा आपके पास, 4। अब ये printf ने इस वाले printf को काट दीजिए, इसने तो 1987 प्रिंट कर दिया। उसके बाद इस वाले printf ने क्या प्रिंट किया, 4। ठीक है, तो 4 हमारा प्रिंट हो गया। अब इस वाले printf को और क्या रिटर्न होगा कि इस printf ने, सेकंड वाले printf ने कितने डिजिट्स रिटर्न किए हैं। इसने देखिए कितने डिजिट्स रिटर्न किए हैं, सिंगल डिजिट रिटर्न किए। तो इस जो हमारा सबसे बाहर है printf, तो उसके पास क्या आ जाएगा, वो क्या प्रिंट करेगा, सिंगल 1, ओनली 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। x इज इक्वल्स टू 5 है, y इज इक्वल्स टू x प्लस प्लस है, प्रिंट कराना है x और y की वैल्यूज को। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, 5 है, और y में हम क्या करा रहे हैं, x प्लस प्लस। तो जो भी x की वैल्यू होगी वो पहले कहाँ स्टोर हो जाएगी, y में। ठीक है, वो पहले एलोकेट हो जाएगी और उसके बाद x में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये क्या आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्री इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है, पहले वैल्यू 1 प्लस हो जाएगा और फिर एलोकेट होती है, लेकिन x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के केस में जो भी वैल्यू होगी वो पहले एलोकेट हो जाएगी, जो भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, और फिर इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर है 6 and 5। वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 6 हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next we have the value of an automatic variable that is declared but not initialized will be 0, -1, unpredictable and none of these। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, गार्बेज वैल्यू रहती है, तो हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज अनप्रेडिक्टेबल। ऑटो जो वेरिएबल होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, उनकी वैल्यू क्या रहती है, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, गार्बेज। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम मीन, और इसमें आप देखिए फ्लोट a क्या वैल्यू है 0.5, b की क्या वैल्यू है 0.7। तो यहाँ पे इफ एल्स है, उसे आपको मैनेज करना है, देखना है कि क्या आउटपुट आएगा। इफ b लेस देन 0.8, b क्या है आपका 0.7, तो b क्या है, लेस देन 8 है। तो देखिए ये जो इफ है, इसका एल्स ये रहा और इस इफ का एल्स ये रहा। ठीक है, तो अब इस इफ के साथ क्या है, ये अगर हमारी एग्जीक्यूट होंगी अगर b क्या है 0.7 से 0.8 से कम है या नहीं है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाले पोर्शन में जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो कहाँ चला जाता कंट्रोल, यहाँ पे आ जाता, लास्ट वाले एल्स के पास। अब हम जाएंगे सेकेंड इफ के पास। सेकेंड इफ क्या कहता है कि a की वैल्यू क्या लेस देन 0.5 है, वो इक्वल है, लेस नहीं है, तो इट मीन्स हम कहाँ जाएंगे, इसके पास। तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्या एल्स क्या प्रिंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका PQR। So the correct option is PQR. Next we have the following program fragment. This is int star a is equals to 7.
So it will assign 7 to A, result in compilation error, assigns address of A as 7 और segmentation fault. So this is segmentation fault. ठीक है, यहाँ पे आपका एरर आएगा एक तरह से। में इस तरह से कभी भी वैल्यू हम स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है, उसमें हमें किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर कराना होता है। नल वैल्यू आप दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी passed to a function as argument, changed within function, returned by a function, assigned an integer value. तो जो पॉइंटर वेरिएबल है, क्या हम उसे पास कर सकते हैं? पॉइंटर वेरिएबल को हम पास नहीं कर सकते, हम पास क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं, और जहाँ पे रिसीव कर रहे होते हैं वहाँ पे फिर हम कोई भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करके उसे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो जब पास करते हैं तो हम एड्रेस पास कर सकते हैं, कभी भी पॉइंटर वेरिएबल पास नहीं करते। चेंज्ड विद इन अ फंक्शन, क्या हम फंक्शन के बीच में उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते, और ना ही हम उसे कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हम उसे कभी भी इंटीजर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसमें हमें कोई ना कोई एड्रेस ही देना पड़ता है, ठीक है। तो और थर्ड ऑप्शन क्या है? रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज अ पॉइंटर वेरिएबल कैन बी रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन। तो पॉइंटर वेरिएबल रिटर्न किया जा सकता है, जहाँ से रिटर्न किया जाएगा तो जो भी उसे रिसीव कर रहा होगा वो क्या करेगा? पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेगा। द लूप इन विच द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप आर एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी स्टेटमेंट्स। वो कौन सा लूप है? डू वाइल, वाइल, फॉर या गो टू, दैट इज डू वाइल लूप। द कंट्रोल ऑटोमेटिकली पासिस टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, जो भी लूप के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वहां पे कंट्रोल आपका चला जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट की हेल्प से? कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रेक स्टेटमेंट। Next we have this piece of code where main function is given and then long type variable है I, जिसमें 30,000 वैल्यू है, और हम उसे प्रिंट करा रहे हैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, ठीक है, जो सिंपल इंटीजर का होता है %d, और लॉन्ग के लिए हमारा यूज़ होता है l या ld, li भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं लॉन्ग के लिए, तो यहाँ हम d ले रहे हैं इंटीजर के लिए। तो अगर इस जो भी वैल्यू है इसकी रेंज जो होगी -3 to 768 से 3 to 767, ठीक है, अगर इस रेंज में होगा तो ये फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर इस रेंज से नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू इससे ज़्यादा या कम होगी, ठीक है, इससे कम है वैल्यू या इससे ज़्यादा है, तो वो उस अकॉर्डिंगली हम फिर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फिर वो सर्कुलर मोशन में क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके इस तरह से मूव होती रहती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, वो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास दी हुई है वैल्यू 30,000 जो रेंज के बीच में है, जो भी रेंज होती है हमारी इंटीजर की, तो वैल्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी प्रिंट करने में, वैल्यू एज इट इज क्या प्रिंट हो जाएगी? 30,000। ईच सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिंस विद, जो भी सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं हमारे, वो सभी किससे स्टार्ट होते हैं? हैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। The directive that can be used to test whether an expression evaluates to non-zero value or not. डायरेक्टिव जिस तरह से हम इफ़ यूज़ करते हैं उसी तरह से डायरेक्टिव्स में भी हमारे पास जो यूज़ होता है इफ़, उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? हैश लगाना पड़ता है। उसके लिए भी अगर हमें चेक करना है कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? हैश इफ़, ठीक है। तो उसे एंड करने के लिए एंड इफ़ यूज़ करते हैं, और एल्स इफ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एल इफ। नेक्स्ट वी हैव मेन एंड देन printf %p मेन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं मेन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो मेन फंक्शन हमेशा इस तरह से अगर हम करेंगे तो वो क्या प्रिंट कराएगा? एड्रेस प्रिंट कराएगा मेन फंक्शन का, और जो p होता है ये प्रिंट कराने के लिए होता है एड्रेस को, ठीक है। तो %p एंड मेन फंक्शन अगर हम printf स्टेटमेंट में लिख रहे हैं तो वो क्या प्रिंट करेगा? एड्रेस ऑफ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के एड्रेस को प्रिंट कर देगा। Next we have this operator is used for right shifting, left shifting, bitwise shifting or bitwise complement. So this operator is used for left shifting. इसी तरह से हमारा ये ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? राइट शिफ्टिंग के लिए। The C language includes the header file standard input and output in. कौन सी लाइब्रेरी में मिलती है आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है? stdlib.h, stdio.h, conio.h या हैश इंक्लूड। So it is stdio.h,
इस लाइब्रेरी में आपको मिलेगा स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या होता है? कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसोल इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी है जिसमें हमें फाइल्स मिलती है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। द वैल्यू दैट फॉलोज द कीवर्ड केस में ओनली बी कांस्टेंट, वेरिएबल, नंबर, सेमीकोलन। तो जो केस में आपके पास स्विच में हम देखते हैं केसेस, तो उसमें आपके पास क्या हो सकता है, कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? कांस्टेंट हो सकती हैं, वेरिएबल, नंबर या सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वेरिएबल नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर हो सकता है बट वो इसमें कांस्टेंट में सभी चीज़ आ जाएगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 नंबर भी आ जाएंगे और साथ में ABCD भी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सब आपके आ सकते हैं केस में। एन एरे ऑफ पॉइंटर्स इज सेम एज, सो एरे ऑफ पॉइंटर्स, यहाँ पे आपके क्या है? सभी पॉइंटर्स हैं, इस एरे में सभी पॉइंटर्स हैं, मीन सभी एड्रेसेस स्टोर हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, पॉइंटर टू फंक्शन एंड पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो हमने ये भी अपने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? एरे ऑफ पॉइंटर्स। जब भी पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स होंगे हमारे पास तो वो क्या होते हैं? हमेशा एरे ऑफ पॉइंटर्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Next we have what is the output of the following program segment. Here we have main function जिसमें आपका एक i वेरिएबल लिया हुआ है लॉन्ग टाइप का 65536 उसकी वैल्यू है और प्रिंट कराना है हमने i, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता LI या LD तो वो लॉन्ग इंटीजर के लिए होते हैं, तो 65536 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है %d, तो उस केस में आपका क्या होगा? %d की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -32768 से 32767। ठीक है, ये रेंज होती है हमारी सिंपल इंटीजर की, लॉन्ग इंटीजर की होती है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका क्या होगा? जो भी वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3276 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसका वो क्या हो जाएगा? जैसे सपोज अगर आपकी वैल्यू है 32768 तो वो क्या होगा? इसमें +1 ऐड करके आएगा। ठीक है ना, +1 ऐड करके आ रहा है। लेकिन हम सर्कुलर वे में जब अगर चल रहे हैं तो नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखेंगे सीक्वेंस में तो वो कौन सी है? -32768। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर 32768 होगा तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? 32768। ठीक है, तो इसी तरह 65536 के लिए हम क्या करेंगे? आगे आगे इसी तरह से मूव करते रहेंगे। तो अगर आप इसमें ऐड करके देखें 32768 में 32767 ऐड करते हैं अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 65535। ठीक है, 65535 आ गया। तो जब हम उतना ऐड कर रहे हैं तो हम इधर से पहुंचेंगे -1 पे। ठीक है, जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 32767 तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? -1 पर पहुंच रहे हैं और टोटल आपको कितना मिल जा रहा है वैल्यू? 65535। तो अब हमें वैल्यू क्या चाहिए? 65536। तो उसमें हम फर्दर -1 में 1 ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुंच गए? 0 पे पहुंच गए। ठीक है, तो आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी वैल्यू इसके ऊपर होगी 32767 से ऊपर जो भी वैल्यूज होंगी उसको हम वापस कहाँ? नेगेटिव में फिर इसी तरह से वापस काउंट करते करते कैलकुलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मैथमेटिक्स को यूज़ करना है और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। सो 65536 है अगर, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट? यहाँ पे आपके पास मेन फंक्शन है, उसमें इंट i को 1 लिया हुआ है और डू वाइल लूप यूज़ किया हुआ है और %d डॉट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, %d डॉट प्रिंट होगा तो जो भी i की वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और डॉट साथ में प्रिंट होगा। तो इनिशियली i की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 डॉट प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो i की वैल्यू हो गई 0 और फिर डॉट दोबारा से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? B, 1 डॉट 0 डॉट। नेक्स्ट वी हैव C allows a 3-way transfer of control with the help of यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। तो 3-वे ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल सी में हमारा किसके थ्रू होता है? टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। ट्रू है या फॉल्स है जो भी हम चेक करें उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द स्टेटमेंट दैट ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप।
जो बिगिनिंग ऑफ द लूप में क्या करता है, ट्रांसफ़र को कर देता है कंट्रोल को, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स अगर उसके बाद हैं कंटिन्यू के बाद तो उन्हें वो बाईपास कर देगा, उन्हें लीव करके स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, वो है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से ही बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका लूप है, लूप से ही क्या होगा, वो बाहर ले आएगा आपके कंट्रोल को, लेकिन ये क्या करेगा, आपका बाईपास कर देगा जो बाकी की स्टेटमेंट्स और वापस बिगिनिंग ऑफ द लूप पर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो इज इंट आई, मेन फंक्शन है आपका, और यहाँ पे प्रिंट कराना है आपने आई की वैल्यू को। तो आप देख पा रहे हैं आई क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू हमेशा इनिशियलाइज होती है 0 से, तो यहाँ पे आपकी जो आई की वैल्यू है वो क्या प्रिंट हो जाएगी, 0। नेक्स्ट वी हैव अ फ्लोट वेरिएबल कैन स्टोर एनी वेरिएबल विद इन द रेंज ऑफ। तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं और इसमें से आपका करेक्ट आंसर है -3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻38। नेक्स्ट वी हैव द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सप्लाइड फ्रॉम द कमांड लाइन बाय कन्वेंशन इज नोन एज। तो जब हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सप्लाई करते हैं तो वो कौन से पैरामीटर में जाता है, आर्ग वी। हम यहाँ पे कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट्स को क्या करें, सेंड करें, ठीक है। तो मेन फंक्शन में जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स किस में जाते हैं, आर्ग सी में जाते हैं। आर्ग वी क्या है आपका, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स। Next we have what will be the output of the following program. Main function is given and x की वैल्यू क्या है 15, %d is given। उसके बाद आपको चेक करना है क्या x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 15 है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 15 है, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी, 20 असाइन हो जाएगी, x को 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 20। और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या x की वैल्यू लेस देन 30 है। तो देखिए x की वैल्यू पहले 15 थी और अब क्या हो गई है 20, तो इसका मतलब x की वैल्यू 30 से कम है, तो यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। तो आपका करेक्ट आउटपुट क्या हो जाएगा, A, दैट इज 0, 20 एंड 1। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग प्रोग्राम वुड प्रिंट ABC। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन है, उसमें प्रिंट एफ ABC दे रहे हैं हम, साथ के साथ मेन फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे हैं इसी में ही। तो आपका क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन अपने आप को ही क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है बार बार। तो ये क्या प्रोसेस होता है, रिकर्जन का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब भी हम एक फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो रिकर्जन होता है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए कभी कोई ना कोई, तभी वो क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम्स रन नहीं करेगा, नहीं तो वो बार बार रन करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी टर्मिनेटिंग कंडीशन आप देख पा रहे हैं नहीं है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स क्या होगा, ये वाला कोड क्या होगा, रन करेगा। इसका मतलब जो ABC है वो क्या आपका प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट वी हैव गिवन द स्टेटमेंट मारुति डॉट इंजन डॉट बोल्ट्स इज इक्वल्स टू 25। सो आपको यहाँ पे बताना है क्या चीज़ ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे हम बोल्ट्स में क्या वैल्यू डाल रहे हैं, 25, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्या है, कोई भी मेंबर है, ये क्या है, मेंबर है। और स्ट्रक्चर क्या है आपके, मारुति और इंजन। और देखिए इंजन के मारुति के अंदर कौन सा नेस्टेड है, स्ट्रक्चर इंजन नेस्टेड है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, यही चीज़ आपको यहाँ चेक करनी थी। तो देखिए स्ट्रक्चर बोल्ट इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर इंजन, नहीं ये तो मेंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। स्ट्रक्चर इंजन इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर मारुति, जो स्ट्रक्चर इंजन है वो मारुति स्ट्रक्चर में नेस्टेड है, यस, सो दिस इज करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर मारुति इज नेस्टेड, सर ये बोल रहे हैं स्ट्रक्चर मारुति जो है इंजन में नेस्टेड है, नो। मारुति नेस्टेड है बोल्ट्स में, नो। So the correct answer is B, that is structure engine is nested within structure Maruti. Next we have if A is equals to 5 and B is equals to 7, then the statement P is equals to A greater than B and this. क्या करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, असाइन करेगी 5 P को, या 7 असाइन कर देगी P को, या 8 असाइन करेगी P को, या एरर मैसेज देगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या देगी, एरर मैसेज देगी, क्योंकि टर्नरी जो ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ पे आपने जो भी चेक करा उसके बाद आपका ये सीक्वेंस रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क पहले आता है और कॉलन बाद में आता है, तो ये क्या आपका दे देगी, एरर मैसेज देगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट होगी एरर मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इफ एन इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स एंड कैरेक्टर ऑक्यूपाई 1 बाइट ऑफ मेमोरी, ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वुड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स।
तो इस स्ट्रक्चर, कोई भी अगर स्ट्रक्चर होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है ना। कोई भी अगर एलिमेंट है, एक हम एलिमेंट ले लेते हैं स्ट्रक्ट का, अगर कोई भी एक हम एलिमेंट लेते हैं नेम 1, नेम 2, नेम 3, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है हर एलिमेंट, ये आपको बताना है। तो हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, एक एज होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी और एक नेम होगा। तो इंटीजर वैल्यू ये क्या बता रहे हैं, 4 बाइट्स लेता है और कैरेक्टर नेम 20। तो कैरेक्टर वेरिएबल हर कैरेक्टर कितना बाइट लेगा, 1। तो टोटल यहाँ पे कितने बाइट्स हो गए, 20। तो टोटल कितना हुआ आपका 4 + 20 दैट इज 24। तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। टू एक्सेस अ स्ट्रक्चर एलिमेंट यूजिंग अ पॉइंटर, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट को यूज करना है, हमने एक्सेस करना है अगर पॉइंटर की हेल्प से, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, तो हम ऑपरेटर यूज करते हैं एरो, ठीक है। डॉट करते हैं अगर स्ट्रक्चर के नेम से हम एलिमेंट को यूज करें, और अगर पॉइंटर की हेल्प से करें तो आप यूज करेंगे एरो। पॉइंटर वेरिएबल, देन एरो, एंड आफ्टर दैट एलिमेंट का नेम। नाउ दिस इज इंट स्टार स्टार पीटीआर। क्या ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है, क्या ये पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए डिक्लेरेशन है, पॉइंटर टू इंटीजर, या नन ऑफ द अबव। सो दिस इज द डिक्लेरेशन फॉर पॉइंटर टू पॉइंटर। What will be the output of the following program? Main, after that we have int k num is equals to 30। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, k is equals to num greater than 5, ठीक है। और वैसे देखा जाए ना तो ये सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए, देखिए अगर आप बाद में नोटिस करेंगे, देखिए एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए k वेरिएबल है और उसके बाद हमारे पास क्या है, num is equals to 30। तो यहाँ पे हम क्या चेक करें, क्या num greater than 30 है, हाँ जी है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद देखिए एक तो ये है स्टेटमेंट, उसके बाद कॉलन के बाद ये चीज़ है। तो ग्रेटर देन 30 आपका क्या है, नम है, सॉरी ग्रेटर देन 5 है। तो हम कहाँ पे कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली। तो यहाँ पे क्या चेक करें, नम क्या लेस देन 10 है, नहीं है, 10 से कम नहीं है। तो इसमें से कौन सा ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू के लिए और ये वाला फॉल्स के लिए। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, के में 200, ठीक है। के में क्या वैल्यू आई आपकी 200। लेकिन अब हमने क्या प्रिंट करना है, देखिए प्रिंट क्या करा रहे हैं, ये सिंपली नम। सो नम क्या है, वैल्यू क्या है 30। सो प्रिंट क्या हो जाएगा 30। ये सिर्फ क्या है, टाइम वेस्ट करने के लिए दे देंगे इस तरह से स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका कोई रोल नहीं है, जो हमें आउटपुट बतानी है उसमें। सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, नम की वैल्यू प्रिंट करानी है और वो वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये सभी MCQs क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।